Hi folks, welcome back. So in this video I'm going to cover a company from the affordable housing finance space, that is Aadhar Housing Finance. So Aadhar Housing Finance is a affordable housing player, and it is the largest housing finance player, affordable housing player. तो if you compare it to the likes of Aptus हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया, होम फर्स्ट हो गया, आवास फाइनेंसेस हो गया, जो भी अच्छा कंपनीज है, जो भी अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग रेट से ग्रो कर रहे हैं, वो अगर 5-6 कंपनी में से कंपेयर करूँ तो अफोर्डेबल हाउसिंग में इट इज़ द बिगेस्ट प्लेयर. तो ऐसे लार्जेस्ट तो हाउसिंग फाइनेंस में इट इज बजाज हाउसिंग, जो प्राइम हाउसिंग में मतलब मेजरली. तो अफोर्डेबल हाउसिंग में आधार हाउसिंग इज द मार्केट लीडर. तो आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड लेट्स डीप डाइव कि भाई कंपनी में ग्रोथ क्या आ रहा है एंड व्हाट इज द फ्यूचर आउटलुक फॉर FY26. सो करंटली आधार हाउसिंग का अगर देखूँ तो मार्केट कैप अराउंड 21,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, एंड इट ट्रेड्स एट अराउंड 3.1 टाइम प्राइस टू बुक. तो मतलब रीजनेबल प्राइस टू बुक है गिवन द ग्रोथ. अभी सबसे पहले आधार हाउसिंग का देखो, इनका एक सबसे अच्छा यही है कि दे आर वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस 22 स्टेट्स. अभी आप हमने वी हैव ऑलरेडी लुक्ड एट रिजल्ट्स ऑफ होम फर्स्ट, एप्टस, इंडिया शेल्टर. ये सबको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका एसेट क्वालिटी में स्पेसिफिकली जो 30+ DPD बकेट्स होते हैं, राइट. तो मतलब DPD स्टैंड फॉर योर डेज पास्ट ड्यू, मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 30 days हैव बीन पास्ट फ्रॉम द डेट ऑफ EMI, पर अभी तक उन्होंने EMI पे नहीं किया, मतलब एक EMI मिस हो गया उनका. तो वहाँ पे थोड़ा डेलिंक्वेंसी बढ़ रहा है, वहाँ पे कोई पेमेंट उतना आ नहीं रहा है. तो एंड डिसबर्समेंट में भी स्पेसिफिकली देखो तो एप्टस ने बोल दिया उनके कॉन कॉल में कि उनका जो डिसबर्समेंट है, जिस जहाँ पे एवरेज टिकट साइज इज लेस देन 7 लाख, वहाँ पे उन्होंने बंद कर दिया डिसबर्स करना, क्योंकि वहाँ पे एक मेजर ओवरलैप होता है विद द माइक्रो फाइनेंस एंड MSME लेंडर्स. एंड माइक्रो फाइनेंस में एज वी हैव ऑलरेडी लुक, एक साल से हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आ रहा है बट प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट. MSME में भी लास्ट क्वार्टर से प्रॉब्लम चालू हुए हैं. तो इनका एक अच्छा है कि उनका एक हर 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 स्टेट में उनका एक्सपोजर ऑफ द AUM इट इज़ लेस देन 15%. तो महाराष्ट्र में इट इज़ हाईएस्ट अराउंड 14%, राजस्थान 13%, यूपी अराउंड 13%. तो वेल डाइवर्सिफाइड बुक अक्रॉस ऑल द स्टेट्स. उनके अराउंड 611 ब्रांचेस है. दिस क्वार्टर दे एडेड अराउंड 20 ब्रांचेस. उनका बोलना है कि आगे जाके पूरे साल में, पूरे FY25 में दे वांट टू ऐड अराउंड 50-55 ब्रांचेस के आसपास ऐड करना है. उसके बाद इफ़ आई लुक एट देयर नंबर्स है, ठीक है, तो इनका AUM का साइज कितना है, 27,000 करोड़. ये मिलियंस में डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा. तो 27,500 करोड़ के आसपास का उनका AUM का साइज है. एंड उनमें ग्रोथ कितना, 21%. तो अगर खाली ग्रोथ ही देखो, ठीक है, तो इंडिया शेल्टर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन दिस स्पेस, दैट इज ग्रोइंग एट 31%. होम फर्स्ट आ गया विच इज ग्रोइंग एट 26%. एप्टस इज ग्रोइंग एट 22%, ठीक है, मतलब एप्टस में बहुत स्लो डाउन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. एंड आधार हाउसिंग में ग्रोथ इज 21%. तो एप्टस एट अ साइज ऑफ अराउंड 11,000 करोड़ उनका ग्रोथ आ रहा है 22%. मतलब आधार हाउसिंग का साइज इज डबल ऑफ एप्टस, ठीक है, एंड ग्रोथ खाली मतलब ऑलमोस्ट पार है, ठीक है. उनका 22 है, इनका 21% के आसपास है. एंड होम फर्स्ट एंड एप्टस ने तो उनका ग्रोथ का गाइडेंस भी डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया. तो दैट इज अ बिग कंसर्न, क्योंकि दे यूज टू ग्रो अराउंड 28-30% का गाइडेंस देता है, उतना ही करता था होम फर्स्ट स्पेसिफिकली देखूँ तो. बट उन्होंने ये क्वार्टर में आके बोल दिया 25% प्लस ही रहेगा. एप्टस ने भी बोल दिया 24-25% के आसपास का ग्रोथ आएगा फॉर मीडियम टर्म के लिए, ठीक है. खाली इंडिया शेल्टर ये दैट इज ओनली गाइडिंग टू ग्रो एट 30-35% के आसपास का गाइडेंस दे रहा है, एंड वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, ठीक है. आवास का अभी तक नंबर्स नहीं आया, इट इज गोइंग टू कम इन 2-3 days, ठीक है, तो उसका भी बात कर लेंगे. आवास में भी मतलब इट इज द स्लोएस्ट प्लेयर, ठीक है, 18-20% का ही ग्रोथ आता है उनका भी, आधार से भी स्लो आता है इनफैक्ट, बीइंग एट अ स्मॉलर साइज देन आधार हाउसिंग. इनमें ग्रोथ आया इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट. अगर देखो H1 वर्सेज लास्ट ईयर H1 डिसबर्समेंट पर अप अराउंड 16% के आसपास. पैट में ग्रोथ आया अराउंड 18%, मतलब उनका ऑपरेटिंग लेवरेज उतना मिला नहीं है. ROA 4.2 था. GNPA में थोड़ा डिटीरियोरेशन आया बट इट वाज रीजनेबल, ठीक है, मतलब 1.4-1.3%. एंड स्प्रेड्स वर अराउंड 5.9% के आसपास उनका. और एज आई टोल्ड 22 स्टेट्स में प्रेजेंट है, दे आर वेल डाइवर्सिफाइड. एंड उनका रेटिंग देखो, इट इज AA+, ठीक है. एंड वो बोल भी रहे कि हमारा आगे जाके
इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स वी आर लुकिंग फॉर अ रेटिंग अपग्रेड एज वेल। तो मतलब जैसे जैसे उनको रेटिंग भी अपग्रेड मिलता है वैसे उनका कॉस्ट ऑफ फंड या कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो भी बोलना है दैट कैन रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। तो उससे उनको उनका स्प्रेड्स दैट कैन इम्प्रूव, क्योंकि अगर यील्ड को भी अगर हम कांस्टेंट रखें, यील्ड इज बेसिकली जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, तो इफ दैट स्टेज कांस्टेंट एंड अगर आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम नीचे आता है तो आपका ओवरऑल स्प्रेड्स एंड निम्स कैन इम्प्रूव गोइंग अहेड। उसके बाद इफ आई लुक एट, हाँ यार उनका यील्ड जो है इट इज अराउंड 13.8% एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग 7.9 था। लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में कॉस्ट ऑफ बोरिंग में अराउंड 10 बेसिस पॉइंट के आसपास का कटा है, इसलिए उनका स्प्रेड्स हैव इम्प्रूव्ड अराउंड 5.9% के आसपास हो गया, 10 बेसिस पॉइंट इम्प्रूवमेंट। तो इनका कैसा है कि एज आरबीआई जो रेपो रेट को कट करता है, उन्होंने लायबिलिटी साइड में मतलब जहाँ से वो पैसा उठा रहे हैं इट इज 70 उनका फ्लोटिंग रेट पे मेजरली, एंड जितना उन्होंने लेंड किया है वो भी ऑलमोस्ट फ्लोटिंग रेट पे ही है। तो नेट नेट मतलब कोई इम्पैक्ट होता नहीं आरबीआई रेपो रेट ऊपर करे या नीचे करे, ठीक है। तो उनका मार्जिन उन्होंने वही बोला है इट वुड बी इन रेंज ऑफ अराउंड 5.96% के आसपास का ही रेंज में होगा। बट आगे जाके आरबीआई दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग वन मोर रेट कट इन दिसंबर के आसपास, तो ग्रेजुअली उसका बेनिफिट भी आ सकता है। तो दे आर टारगेटिंग, दे वांट टू एग्जिट Q4 ऑफ FY26 एज उन्होंने गाइडेंस दिया कि उनका स्प्रेड आएगा अराउंड 5.8% या उसके थोड़ा ऊपर नीचे, ठीक है। तो एग्जिट उन्होंने बोला है Q4 के एंड तक 5.8% के आसपास का उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग। उसके बाद एसेट क्वालिटी देखो तो इनका एसेट क्वालिटी में कोई मतलब उतना कोई मेजर डिटीरियोरेशन देखा नहीं है। तो इफ़ यू लुक एट Q2 1% के आसपास का GNPA था, लास्ट क्वार्टर 0.9 ठीक ठाक है, एंड NNPA सॉरी NNPA वॉज 1% एंड लास्ट क्वार्टर 0.9 था, एंड GNPA 1.4 था वर्सेस 1.3 ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड एज आई टोल्ड कि यहाँ पे ऑल द कंपनीज लाइक एप्टेस हो गया, होम फर्स्ट हो गया, इंडिया शेल्टर भी टू सम एक्सटेंट, उनका 30+ DPD में थोड़ा डिटीरियोरेशन आ रहा है। इनका अगर देखूँ तो इन्होंने शेयर नहीं किया बट उन्होंने कॉन कॉल में बोला था कि उनका जो स्टेज 2 एसेट्स होता है लाइक 31 to 90 डेज का जो DPD बकेट होता है दैट वाज अराउंड 3.5% वर्सेस लास्ट क्वार्टर 3.7%। तो इनफैक्ट इनका तो इम्प्रूव है। 31 to 90 डेज वाला DPD इज बेसिकली समझ लो जैसे ऐसे कस्टमर्स जिसके एटलीस्ट 30 डेज तो पास हो गया एंड लेस देन 90 डेज, मतलब अगर वो रेंज में अगर एक कस्टमर का EMI का ड्यू होता है एंड वो अभी तक पेमेंट आया नहीं है तो दैट आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो बकेट में फॉल होता है। तो एक स्टेज 1 एसेट्स हो गए, स्टेज 2 एसेट, स्टेज 3 होता है आपका DPD। एंड 30+ DPD का भी नंबर उन्होंने शेयर किया था, इट वॉज 4.6, लास्ट क्वार्टर था 4.65। तो एक्चुअली वहाँ पे अराउंड 5 बेसिस पॉइंट के आसपास का तो इम्प्रूवमेंट है। तो एक बेनिफिट यही होता है कि अगर आप डाइवर्सिफाइड हो अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, आपको एक बेनिफिट होता है कि आपका एक रिस्क कम हो जाता है ऑन योर एसेट क्वालिटी। जैसे होम फर्स्ट का मेजॉरिटी जो है गुजरात से आता है, साउथ में भी आता है, तो वहाँ पे दे आर सीइंग स्ट्रेस ऑन द बिकॉज ऑफ द टैरिफ इश्यूज एज वेल, ठीक है। क्योंकि वो उनका जो डायमंड वाला जो इंडस्ट्री है, ठीक है, सूरत में, गुजरात में मेजरली वहाँ पे मतलब मोर एक्सपोजर इज मोर इन डायमंड इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी वाले सेगमेंट में। एंड आप साउथ में जाओ तो लेदर इंडस्ट्री हो गया आपका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट है, तो इसलिए वहाँ पे दे आर टेलिंग कि हमारा थोड़ा ग्रोथ में थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। तो ये हो गया उनका एसेट क्वालिटी का बात। कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखूँ तो इट वाज अराउंड 36.2% इन दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर इट वाज अराउंड 36.1, तो वो भी स्टेबल ही। उसके बाद उनका प्रॉफिटेबिलिटी में ROE एंड ROE नंबर स्पेसिफिकली, ROA was around 4.3% in this quarter, last quarter 4% था, तो वो इम्प्रूव हुआ, तो दैट इज गुड। एंड ROE 15.7 हो गया वर्सेस 14.7। कंपनी का बोलना है कि हमारा ROA जो है दैट वुड रिमेन अराउंड 4.5% क्या 4.2-4.3% फॉर दिस ईयर FY26, एंड ROE जो है दैट वुड इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स इट वुड रीच अराउंड 16% के ऊपर जा सकते हैं, 16-17% जा सकता है इन कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। तो दैट इज ऑल्सो गुड कि ROE नंबर्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। उसके बाद इफ आई लुक ऑन टू देयर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, तो इनका टोटल इनकम में ग्रोथ है अराउंड 18%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ है अराउंड 16% के आसपास। पीपॉप में इट ग्रो अराउंड 16%, पीपॉप में उतना कोई खास ग्रोथ आया नहीं, बट उनका क्रेडिट कॉस्ट में उनका अच्छा खासा डिक्लाइन है, इसलिए आपको थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज जैसा मिल गया, मतलब जस्ट अराउंड मतलब उतना कुछ मिला नहीं, ठीक है, 17-16% के आसपास का ग्रोथ है इन दैट प्रॉफिटेबिलिटी। सो नंबर्स आर मतलब डिसेंट नंबर है, एसेट क्वालिटी उन्होंने मेंटेन किया, तो दैट इज गुड साइन। एंड ये कंपनी स्टडीली दे इजीली ग्रो एट अराउंड 20-22% का गाइडेंस देता है एंड वो एग्जीक्यूट भी हो जाता है।
डिसबर्समेंट में भी ये टाइम उनको थोड़ा डिसबर्समेंट अगर हम देखें तो थोड़ा स्लो डाउन हुआ था। H1 वर्सेज H1 में ग्रोथ आया था, बट ऑन अ क्वार्टर टू वर्सेज लास्ट ईयर का क्वार्टर टू अगर हम देखेंगे तो उतना कोई 3-4% का ही ग्रोथ है स्पेसिफिकली, क्योंकि उन्होंने बोला एक इशू हो गया था कि लास्ट जो क्वार्टर वन था, ठीक है, मतलब अप्रैल के आसपास एक आरबीआई का जो रेगुलेटरी एक नॉर्म आया था कि आपको पोस्ट डेटेड चेक्स के लिए थोड़ा हैंड ओवर करने में थोड़ा डिले हो गया, तो इसके लिए उन्होंने क्वार्टर टू में अच्छे खासे डिसबर्समेंट आ गए। तो डिसबर्समेंट इन क्वार्टर टू मतलब दे आर कमिंग फ्रॉम हायर बेस इन दैट क्वार्टर, इसलिए ऑन अ वाई वाई बेसिस ग्रोथ थोड़ा 3% के आसपास ही था इन क्वार्टर टू, बट H1 में 16% के आसपास का ग्रोथ था। एंड उनका गाइडेंस है कि हमारा 18 to 20% का डिसबर्समेंट का ग्रोथ आएगा फॉर FY26, मतलब H2 में स्पेसिफिकली वो बोल रहे हैं अराउंड 22-23% के आसपास तक ग्रोथ आना चाहिए, तो ये टोटल आपका 18 से 20% हो गया, क्योंकि पहले क्वार्टर H1 में यू हैव डन जस्ट 16%। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ये सब आपको पूरा एनबीएफसी स्पेस, पूरा बैंकिंग स्पेस, पूरा लेंडिंग स्पेस इन टोटल, तो आई हैव मेड अ स्पेसिफिक कोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस टर्म, मतलब आपको पूरा इनकम स्टेटमेंट, पूरा बैलेंस शीट समझ आएगा। कैश फ्लो तो हम बैंक्स में नहीं देखते हैं। फिर आई हैव ऑल्सो कवर्ड ऑल द मेट्रिक्स जो हमें मेनली देखना है। आपको कोई CA CFA MBA का कोई भी डिग्री नहीं चाहिए, यू हैव टू जस्ट कम विद एन ओपन माइंडसेट। आपको अराउंड ये 7 घंटे के आसपास का कोर्स है, 6-7 घंटे का। एंड आपको आई विल प्रोवाइड यू विद रिकॉर्डेड सेशन है, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द प्रेजेंटेशंस, ट्रैकिंग लिस्ट जो बनाया है, पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी किया है ऑफकोर्स टिल दैट क्वार्टर वन के आसपास का। एंड हमें ये माइक्रो फाइनेंस स्पेस कैसे खेलना है, नेक्स्ट सेगमेंट अभी जो टर्न अराउंड हो रहा है। फिर देर आर मेनी मेनी टर्म्स लाइक एसेट क्वालिटी में GNPA NNPA पार DPD SMA, ये सब आपको पूरा समझना है। मैंने एक पूरा चेकलिस्ट बनाया कि आपको हाउ टू फिल्टर आउट दी स्टॉक्स, हाउ टू रीड कॉन कॉल्स, हाउ टू डीप डाइव इनटू इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एंड हमें कैसे जल्दी हमें पता चले कि कोई कंपनी अच्छा कर रहा है इन दैट स्पेस या नहीं। क्योंकि ये पूरा लेंडिंग स्पेस देखो, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू रिटेल इन्वेस्टर एज वेल, क्योंकि यहाँ पे आपका ऐसा नहीं होता कि रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको AUM होता है, इंटरेस्ट इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्रेडिट कॉस्ट, प्रोविजंस, मूवमेंट ऑफ NPA, तो मतलब ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है टू ट्रैक। सो आई मेड अ स्पेसिफिक कोर्स, इफ यू वांट टू रजिस्टर द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो एंड ऑल्सो ये स्पेस में अफोर्डेबल हाउसिंग में क्यों इतने टेलविंड्स है, आप देख रहे हो कि लास्ट एक साल में कंपनीज का, सब कंपनीज का मिनिमम ग्रोथ, जो अच्छे कंपनीज है, आवास हो गया, आधार जो सबसे स्लोएस्ट है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ बिकॉज ऑफ द साइज इज वेल, उनका भी 18-20% के आसपास का तो ग्रोथ आ ही जाता है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना करके जो 2.0 PMAY 2.0 करके जो स्कीम है, उससे ये जो नए नए घर का जो डिमांड है दैट इज राइजिंग एवरी डे, ठीक है। तो 31.2 मिलियन यूनिट्स के आसपास का डिमांड है और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस बाय 2030, ठीक है। तो उनका इतना घर बनेगा तो उसके लिए भी उनको केटर करना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा, राइट, ठीक है। सबके पास तो उतना पैसा नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे दे ऑल्सो प्रोवाइड इंटरेस्ट रेट सब्सिडीज आते हैं आपको, क्योंकि मतलब थोड़ा EMI गवर्नमेंट देगा, टैक्स में भी सब्सिडीज मिलते हैं। एंड मतलब एज अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिस्पोजेबल इनकम राइज हो रहा है, ये सब Tier 2 Tier 3 Tier 4 सिटीज में जहाँ पे लेंडिंग होता है, टिकट साइज इज मोर ऑफन अराउंड 10-15 लाख के आसपास, यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है 1-2 साल से हम देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि 100% जो बुक है दैट इज सिक्योर्ड। हमने देखा माइक्रो फाइनेंस में कितना प्रॉब्लम हुआ, MSME में वो फ्लो हुआ, अभी यहाँ पे भी वो थोड़ा ग्रेजुअली फ्लो हो रहा है, बट कंपनीज बोल रहे हैं कि उतना कोई मेजर इशू नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा एसेट क्वालिटी में थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, बट नॉट एट अ स्केल एट विच जो माइक्रो फाइनेंस एंड MSME प्लेयर्स को जो हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया पूरे इंडस्ट्री का भी अगर ओवरव्यू। एंड अभी फाइनली इफ आई गो एट देयर पीयर टू पीयर एनालिसिस, एंड पहले कॉन कॉल देख लेते हैं, ठीक है। कॉन कॉल में क्या बोला कंपनी ने, गाइडेंस मेजरली उनका क्या है, AUM का ग्रोथ का गाइडेंस इज टू ग्रो बाय 20-22% फॉर FY26। उनका मीडियम टर्म भी यही गाइडेंस रहता है, क्योंकि उनका साइज भी बड़ा है, ठीक है, फेयरली बिग साइज। पांचों जो इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, आवास, सबसे बड़ा साइज है इनका। बजाज हाउसिंग को एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि वो प्राइम हाउसिंग में। डिसबर्समेंट का ग्रोथ का गाइडेंस है अराउंड 18-20%, एंड दे वांट टू एग्जिट FY26 एट स्प्रेड्स ऑफ अराउंड 5.8। तो Q4 FY26 जो है दे वुड एग्जिट अराउंड 5.8, अभी अराउंड 5.9 के आसपास है। एंड वो भी कॉस्ट ऑफ फंड भी कम हो गया, तो उनका यील्ड में भी थोड़ा इंपैक्ट आएगा। एज आई टोल्ड, उनका फ्लोटिंग है पूरा, मतलब जितना उन्होंने उठाया ऑन, मतलब इफ दे हैव टेकन 50% ऑन फ्लोटिंग, बोरो किया, तो उन्होंने 50% लैंड भी फ्लोटिंग पे किया, तो नेट नेट उतना कोई इम्पैक्ट होएगा ही नहीं।
तो दे हैव नॉट गॉट एनी बेनिफिट ऑफ द रेपो रेट का जो अप साइकिल एंड डाउन साइकिल, ठीक है, किसी में भी नहीं मिलेगा उनको, इम्पैक्ट भी नहीं हुआ था एंड उनको प्रॉब्लम होएगा भी नहीं। तो नेट नेट तो ये 5.8% के आसपास का ही रहेगा। एंड क्रेडिट कॉस्ट का कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है उनका अराउंड 7.6 7.7 जा सकता है एज कॉस्ट ऑफ फंड। अभी आगे जाके अगर आरबीआई रेपो रेट कट करता है तो दे आर एक्सपेक्टिंग वन मोर कट ऑफ अराउंड 25 बेसिस पॉइंट, उन्होंने कॉन कॉल में बोला था। एंड आरओए ऑफ अराउंड 4.2 टू 4.3, अभी अराउंड 4.2 के आसपास ही है। आरओए ऑफ अराउंड 16% प्लस इन अपकमिंग फ्यू क्वार्टर्स। एंड 50 टू 55 ब्रांचेस के आसपास, दिस क्वार्टर दे हैव एडेड अराउंड 20 ब्रांचेस के आसपास। उन्होंने एक थोड़ा प्रॉब्लम बोला कि उनको माइनर स्ट्रेस लग रहा है इन केरला, ठीक है, बट नॉट अ मेजर इशू। कंपनी का मतलब दे हैव टोल्ड कि हमारा ये सब गाइडेंस तो मेंटेन ही है। जैसे होम फर्स्ट ने बोला हमारा सूरत में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, कोयम्बटूर, केरला, तमिलनाडु साइड, कर्नाटका साइड जो ऑर्डिनेंस बिल पास हुआ है उनको प्रॉब्लम हुआ। एप्टेस को भी सिमिलर इशू हुआ। इंडिया शेल्टर को उतना नहीं हुआ बट दे आर टेलिंग कि थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, बट उतना अभी तक हुआ नहीं है। तो इसलिए मेजरली कोई इशू नहीं है ये स्पेस में, गाइडेंस भी ठीक ठाक है सबका। एंड नाउ वी विल लुक एट देयर कॉन कॉल का P2P एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तो जो 5 कंपनीज है जो बजाज हाउसिंग को अभी तक एक्सक्लूड कर रहे हो क्योंकि वो अफोर्डेबल में नहीं, मेजरली उनका प्राइम हाउसिंग है। तो इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, आधार एंड आवास में से देखो लास्ट क्वार्टर तक, Q1 ऑफ FY26 तक सबका गाइडेंस ये था, ठीक है। इंडिया शेल्टर बोल रहा था 30-35, होम फर्स्ट वॉज गाइडिंग एन AUM ग्रोथ ऑफ अराउंड 28-30, एप्टस बोल रहा था 28-30, आधार 20-22 एंड आवास का 18-20%, ठीक है। तो ये Q1 तक था। Q2 में आते आते थोड़ा गैस प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा, ठीक है, एसेट क्वालिटी में थोड़ा 30+ DPD में सबके, एप्टस एंड होम पर स्पेसिफिकली देखो क्योंकि ये दो कंपनी जो है अच्छा कर रहे थे, बट अभी थोड़ा उनको प्रॉब्लम में, क्योंकि उन्होंने गाइडेंस भी कम कर डाला इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी में भी उनको थोड़ा डिटीरियोरेशन दिख रहा है। बाउंस रेट बढ़ रहे हैं, रिजेक्शन रेट जो भी बोलना है वो सब राइज पे है दोनों कंपनी के लिए। इंडिया शेल्टर के लिए भी है बट उन्होंने देवर उनका कॉन कॉल भी आप सुनो, देवर मच मोर कॉन्फिडेंट कंपेयर टू होम फर्स्ट एंड एप्टस, एंड उन्होंने गाइडेंस भी चेंज नहीं किया, ठीक है। तो 30-35% जो बोला था वही रखा है, वेर एज होम फर्स्ट ने 28-30 से 25 कर डाला। एप्टस ने भी बोला था 30, पहले तो बोला था 30% कैगर फॉर नेक्स्ट 2 ईयर आराम से हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में आते आते 28-30 कर डाला, फिर 27-30, 25-27, फिर आते जाते अभी 25% प्लस का ही बोल दिया। तो इन्होंने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया था, ठीक है, उनके गाइडेंस में नेट नेट ओवरऑल इनडायरेक्टली बोल दिया कि 25% प्लस का मीडियम टर्म में ग्रोथ आएगा। आधार हाउसिंग का मेंटेन्ड है क्योंकि उतना उनका गाइडेंस भी ठीक ठाक है, उनका एसेट क्वालिटी में भी उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइडेंस ही उनका 22% था, तो दैट इज़ वेरी रीजनेबल ग्रोथ, पहले भी उतना ही था अभी भी उतना ही है, एंड एसेट क्वालिटी भी अच्छा है। आवास का भी 18-20% ग्रोथ है, उनका भी साइज अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास, एंड उनका ग्रोथ भी 18-20% के आसपास ही आता है। अभी वैल्यूएशन अगर हम देखो, ठीक है, स्पेसिफिकली कंपेयरिंग इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस एंड आधार, मुझे लगता है कि इंडिया शेल्टर इज मच बेटर टू प्ले दिस हाउसिंग फाइनेंस स्पेस, क्योंकि यहाँ पे री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी लग रहा है, ठीक है। अभी तक तो कंप्रेशन आ गया, ठीक है, दे वर वंस इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, अब देखो 3.5 टाइम्स या 4 टाइम्स के ऊपर ही देगा। एप्टस भी स्पेसिफिकली, एप्टस का तो मुझे और ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है क्योंकि उसमें तो उतना कोई ग्रोथ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो एप्टस एंड आधार में गैप इज ओनली जस्ट 1%, बीइंग एट डबल ऑफ साइज ऑफ आधार, ठीक है। एप्टस का साइज इज हाफ कंपेयर टू आधार, एंड ग्रोथ भी उससे उतना ही है, पार का ही ग्रोथ है, एंड वैल्यूएशन भी ज़्यादा है। होम फर्स्ट का मुझे ये टाइम रिजल्ट उतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज ऑफ द डिसबर्समेंट का भी उतना उन्होंने बोला, दे वर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि उन्होंने बोला था कि डिसबर्समेंट में भी 20-25% के आसपास का ग्रोथ आएगा, बट वो बोल रहे हैं अभी 10-15% के आसपास का ही डिसबर्समेंट आएगा, एंड लोन बुक के ग्रोथ का गाइडेंस भी कम कर डाला। इंडिया शेल्टर एंड अगर आप आधार देखो, जो टॉप मतलब जो जिसका वैल्यूएशन भी सिमिलर है अभी करेंटली, एंड ग्रोथ में मतलब अराउंड 10% के आसपास का डिफरेंस है, ठीक है। ऑफकोर्स साइज भी, ऑफकोर्स साइज इज ऑल्सो हाफ, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया शेल्टर, बट ये स्पेस में यहाँ पे आधार हाउसिंग में कोई ऐसा री रेटिंग जैसा होएगा नहीं बिकॉज ऑफ द ग्रोथ, ठीक है, कंपेयर टू द ग्रोथ ऑफ द लाइक्स ऑफ इंडिया शेल्टर, उनका ग्रोथ अभी तक ठीक ठाक है। अभी अगर इंडिया शेल्टर कोई ब्लंडर नहीं करते आगे जाके, तो अगर तो इंडिया शेल्टर का कोई ब्लंडर नहीं करता है तो तब तक तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस स्पेस। तो आधार ठीक ठाक अर्निंग्स का जो ग्रोथ आ रहा है उतना ही आ सकता है,
मतलब नॉट कोई ऐसा एग्जॉर्बिटेंट ग्रोथ भी नहीं आएगा, एंड नॉट वेरी बैड कंपनी एज वेल। तो ये स्पेस में आधार इज अ गुड कंपनी, सॉलिड कंपनी, डिसेंट एसेट क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी, डिसेंट भी नहीं, क्योंकि इनका ये टाइम नंबर्स अगर देखो एसेट क्वालिटी के टर्म्स में इनको डिटेरियोरेशन हुआ नहीं है। दूसरे सब कंपनीज को हमने देखा, इंडिया शेल्डर को भी हुआ थोड़ा, होम फर्स्ट को सबसे ज़्यादा हुआ है, एप्टस को भी ज़्यादा हुआ है, आवास का अभी तक नंबर आया नहीं है, ठीक है। तो ठीक ठाक कंपनी है, ग्रोथ इज गुड, गाइडेंस इज स्ट्रॉन्ग, एंड ये स्टेडी 20-22% के आसपास का ग्रोथ दे सकता है गोइंग अहेड एज वेल एज पर देयर गाइडेंस। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।